तो लास्ट क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ था कि वेव थ्योरी आखिरकार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकी, असफल क्यों हो गई। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ा था कि अगर वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है तो फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सी थ्योरी यूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे सामने एक नई थ्योरी आई जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन थ्योरी पढ़ा था। फोटोन के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कि फोटोन ये होता है वो होता है, उसमें एक गुण होते हैं। अब उसके बेसिस पर ही ना, अब जैसे बात ये आई कि वेव थ्योरी अगर पीईई को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है तो वो नहीं कर पाई, तो इसीलिए तो आपने फोटोन थ्योरी बनाया। अगर आपने फोटोन थ्योरी बनाया है तो क्या फोटोन थ्योरी पीईई को एक्सप्लेन कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो करके दिखाइए फिर। तो आज हम लोग सबसे पहले ना यही करने चलेंगे। देखो मैंने हेडिंग बनाई है एक्सप्लेनेशन ऑफ पीईई ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन थ्योरी। जो हमने फोटोन की थ्योरी बनाई है, क्वांटा की जो थ्योरी बनाई है हमने, उसके आधार पर अब हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में जो कुछ हमने देखा था वो क्यों हो रहा था, जो कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। देखिए सबसे पहले हमने देखा था प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में कि आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर हम बढ़ाते थे तो प्रकाश वैद्युत धारा क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की में जो एक्सपेरिमेंट में मुझे मिला, हॉलवेसर लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में, उन बातों को वेव थ्योरी नहीं समझा पाई थी ना। उसमें हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिए थे और 3 ऑब्जर्वेशन में अच्छे से वेव थ्योरी हमको एक्सप्लेन नहीं कर सकी, तभी तो हमने फोटोन थ्योरी बनाया। अब उन्हीं जो 3 ऑब्जर्वेशन हमने लिए थे, क्या वही 3 ऑब्जर्वेशन फोटोन थ्योरी एक्सप्लेन कर पाएगी? वही हम एक एक करके लेते जाएंगे और फोटोन थ्योरी से देखेंगे कि क्या इसकी मदद से हम समझ पाते हैं ये चीज़ें। तो पहला पॉइंट मैंने लिया, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका था कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाइए और प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। तो ऐसा क्यों होता था आज हम समझेंगे, वेव थ्योरी के बेसिस पर नहीं, फोटोन थ्योरी के बेसिस पर। देखो कितना आसान है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाइए और उससे क्या बढ़ जाती थी? वैद्युत धारा बढ़ती है। क्यों होता है? फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन करिए। तो ये बड़ा आसान है। फोटोन थ्योरी में आपको बताया गया कि जब भी आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओगे, तीव्रता, तो उससे क्या बढ़ जाएगा? आंसर है उससे स्रोत से निकलने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे अगर आपने 100 वाट का बल्ब लगाया है तो उससे 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड, और अगर आप 200 वाट का बल्ब लगा दोगे तो उससे 1 सेकेंड में 200 फोटॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप 500 वाट का बल्ब लगा देंगे तो उससे पर सेकेंड 500 फोटॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आप तीव्रता बढ़ाते हैं प्रकाश की, तो तीव्रता बढ़ने से क्या चीज़ बढ़ती है? आंसर है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। अब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, देखो तीव्रता बढ़ाई हमने, तीव्रता बढ़ाने से क्या चीज बढ़ जाएगी? प्रकाश फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा इंटेंस लाइट होगी उसमें उतने ही ज्यादा फोटॉन्स आपको मिलेंगे। जैसे अगर ये सामने वाला बल्ब 100 वाट का है और इससे 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड, अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे 200 वाट बल्ब से, तो अब इसकी तुलना में, कलर यही रखेंगे हम, इसकी तुलना में वो 200 वाट का जो बल्ब होगा वो क्या करेगा? उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी या नंबर बढ़ जाएगा? नंबर बढ़ेगा, क्योंकि हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। पहले की तुलना में अब ज्यादा संख्या में फोटॉन्स निकलना शुरू होंगे। आप 500 वाट का बल्ब लगा दोगे और ज्यादा फोटॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप 1000 वाट का बल्ब लगा दो, फोटॉन्स का नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो तीव्रता जब बढ़ाते हैं तो प्रकाश फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। प्रकाश फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। अब यहां तक हम पहुंच गए। अगर प्रकाश फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? जब ये सारे के सारे फोटॉन्स
आ करके और मेटल की सरफेस पर पड़ेंगे। अब आप खुद सोचिए, पहले लाइट बल्ब, जो बल्ब था उससे जो लाइट निकल रही थी उसकी अपनी एक इंटेंसिटी थी और उससे 100 फोटॉन्स आते थे। वो 100 फोटॉन्स आते थे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें पड़ते थे, उनको अपनी एनर्जी देते थे और वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते थे। तो अगर एक एक फोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो 100 फोटॉन्स आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे? 100 इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। अगर हमने यहाँ से बल्ब का इंटेंसिटी बढ़ा दी, वोल्टेज बढ़ा दिया, प्रकाश की तीव्रता अगर हमने बढ़ा दी, तो अब क्या चीज यहां से बढ़ गई? नंबर ऑफ फोटॉन्स। जब वो ज्यादा फोटॉन्स यहां पर आएंगे, बाई चांस हमने 200 वाट का बल्ब कर दिया तो अब कितने फोटॉन्स आ रहे हैं? 200। अब जब वो 200 फोटॉन पड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 200 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेंगे। तो तीव्रता बढ़ने से उधर फोटोनों का नंबर बढ़ा, इधर जब ये ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में फोटॉन पड़ेंगे तो सरफेस से इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है और प्रकाश फोटोनों की संख्या बढ़ जाने से और क्या बढ़ जाएगा? धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि एक एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेगा तो अब पहले से ज्यादा फोटोन आ रहे, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। प्रकाश फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित, धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ गया और करंट का फॉर्मूला में क्या आता है? एन आता है। करंट का फॉर्मूला आपने देखा है ना, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसमें ये एन आता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो वैद्युत धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। इसलिए प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ जाती है। प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ जाती है। देखो, पहला पॉइंट, जो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा था कि इंटेंसिटी बढ़ाओ करंट बढ़ जाती है, वो वाली चीज हमने एक्सप्लेन कर दी। देखो, हमने शुरू कहां से किया? तीव्रता बढ़ाने से, और लास्ट कहां पर आ गए? वैद्युत धारा बढ़ जाती है। यही चीज आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखा था। हो गया एक्सप्लेन, समझ में आया? तो फोटोन थ्योरी के मुताबिक जब आप तीव्रता बढ़ाते हो तो क्या चीज बढ़ती है? आंसर है फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। और अगर एक एक फोटोन, एक एक इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा तो अगर उधर फोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो उधर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट का फॉर्मूला NeAVD हो जाता है। तो इस तरह से फोटोन थ्योरी के आधार पर हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो देखा था हॉलवेस और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में, उसको हमने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर लिया। नहीं समझ में आया ये आपको? आ गया? ओके। सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमको क्या देखने को मिला था कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर बढ़ा दें तो निरोधी विभव का मान क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। ग्राफ आपको याद है ना? अगर हम आवृत्ति बढ़ाते थे तो सैचुरेशन करंट तो हर बार सेम रहती थी, पर इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल हर बार इंक्रीज हो जाता था। पहले की तुलना में मुझे और ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ता था तो हम स्टॉप कर पाते थे इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब है सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब क्यों होता है? ये चीज वेव थ्योरी के बेसिस पर नहीं, फोटोन थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करिए। तो अब आप देख सकते हैं निरोधी विभव का बढ़ना, इसका मतलब आपको हमने बताया था निरोधी विभव किसका मेजरमेंट होता है? काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का मेजरमेंट होता है। याद आया आपको? क्योंकि गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में EV0 फॉर्मूला बना हुआ था। तो हम बढ़ाते क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। अब देखो, आवृत्ति
आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हो? न्यू से। तो यहां पर हम न्यू लिख देंगे और ज्यादा ठीक लगेगा। आवृत्ति न्यू बढ़ाने से। अब देखिए, अगर आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, इसका मतलब आप क्या चीज इंक्रीज कर देते हैं? आप न्यू की वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब न्यू अगर बढ़ेगा तो हर फोटोन जो कि वहां से निकल रहा है, अगर 100 वाट का बल्ब है और हमने उस बल्ब की आवृत्ति बढ़ा दी है, आवृत्ति बढ़ा दी मतलब बल्ब को 100 वाट का ही रखा, केवल हमने उसका कलर चेंज कर दिया। अगर पहले रेड था तो अब हमने उसको येलो कर दिया, येलो था तो हमने ब्लू कर दिया, यानी कि हम उसकी क्या चीज बढ़ा रहे हैं? हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। तो आवृत्ति अगर बढ़ाएंगे तो वहां से जो फोटॉन्स निकलेंगे अब उस लाइट सोर्स से, उनका क्या होगा? उनका नंबर बढ़ेगा क्या? आंसर है नंबर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर फोटॉन्स का कब बढ़ता है? जब आप तीव्रता बढ़ाते हो, तो नंबर तो नहीं बढ़ेगा। फिर क्या बढ़ जाएगा? आंसर है वहां से जो फोटॉन्स आ रहे होंगे अब उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये कैसे कह सकते हो आप? बड़ा सिंपल है, फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला ही लास्ट क्लास में देखा, E बराबर H इंटू न्यू। तो अगर न्यू बढ़ेगा तो E बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आवृत्ति बढ़ाने से क्या हुआ? प्रत्येक प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। आवृत्ति बढ़ाने से प्रत्येक प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रत्येक प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब अगर प्रत्येक प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, अगर पहले यहां से जितने भी फोटॉन निकल रहे थे उनके पास एनर्जी कम थी, वो जब पड़ते थे इस पर तो इन इलेक्ट्रॉन्स को उनकी कम एनर्जी मिलती थी, तो बाहर निकल आते थे, लेकिन एनर्जी बचती कम थी इनके पास गतिज ऊर्जा के रूप में। लेकिन अब सोचो कि सोर्स से जो फोटॉन आ रहे हैं ये खुद ही बड़ी ज़्यादा ताकत लेके आ रहे हैं, ये खुद ही बड़ी एनर्जी लेके आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब ये इलेक्ट्रॉन पर पड़ेंगे तो उनको जितना बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए वो तो लग जाएगी, बाकी जो बचेगी वो उनकी किस रूप में आ जाएगी? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो जब ये फोटॉन ही खूब ज़्यादा एनर्जी लेके आ रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनके पास भी एनर्जी कैसी होगी? बहुत ज़्यादा। अब आप खुद सोचिए, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता कौन है? फोटॉन। अब अगर देने वाले के पास ही कम एनर्जी है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा उसके पास भी एनर्जी कैसी रहेगी? कम। लेकिन अब तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने से जो फोटॉन से इनकी खुद की ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई ना। अगर इनकी खुद की ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई है, ये एनर्जी दे रहा है उसी के पास जब ज़्यादा एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल के आएगा तो उसके पास भी पहले की तुलना में क्या ज़्यादा हो जाएगा? एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। प्रत्येक प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, इसका मतलब यह हुआ कि पहले की तुलना में अब ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू हो गए। अब अगर ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और आप इधर नेगेटिव पोटेंशियल लगा के रोकना चाहेंगे, तो जब पहले की तुलना में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का पावर ज्यादा है तो उनको रोकने के लिए जो नेगेटिव वोल्टेज आपको लगाना पड़ेगा वो भी पहले की अपेक्षा ज्यादा ही तो लगाना पड़ेगा। और उस नेगेटिव पोटेंशियल को जो पूरी करंट को रोक देता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक देता है, उसको क्या बोलते हैं? निरोधी विभव। इसका मतलब पहले की तुलना में निरोधी विभव कैसा होगा? ज्यादा होगा। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा का मेजरमेंट कौन है? निरोधी विभव। तो निरोधी विभव बढ़ जाता है, इसलिए निरोधी विभव
या जिसे संस्तब्ध विभव भी कहा जाता है बढ़ जाता है। निरोधी विभव बढ़ जाता है। ये देखिए, ये वो ऑब्जर्वेशन है जो आपने हॉलवेस्टर लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में सेकंड ऑब्जर्वेशन आपने लिया था। ये वो ऑब्जर्वेशन है और देखिए एक्सप्लेन हो गया। देखते क्या थे हम, आवृत्ति बढ़ाइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता था, सेकंड ऑब्जर्वेशन। और आप देखिए पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो चुका है। होता क्या है, आवृत्ति अगर बढ़ा देंगे तो प्रत्येक प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है प्रकाश फोटोन की, h न्यू। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हर प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कैसी होगी, ज्यादा हो जाएगी। अब अगर फोटोन के पास ही एनर्जी ज्यादा है तो जब ये सरफेस पर पड़ेगा तो ये अपनी ऊर्जा जिस इलेक्ट्रॉन को दे देगा ना, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कैसी हो जाएगी, ज्यादा ही हो जाएगी। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब अगर यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला प्लेट P1 से, जब वो बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उधर जा रहा है और हम तो इसको रोकना चाहते हैं। अब अगर इसकी ताकत ज्यादा है तो इसको रोकने के लिए आपको भी बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आपकी तरफ एक आदमी आ रहा है ऐसे चलते हुए धीरे धीरे, आपको अगर उसे रोकना है तो आपने उल्टा फोर्स लगाया और थोड़ा सा फोर्स लगा के आप उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो आदमी बहुत तेज दौड़ के आ रहा है आपकी तरफ, तो क्या इस बार केवल उतना थोड़ा सा फोर्स लगा के ही आप उसे रोक देंगे? आंसर इज नो। उसको अगर रोकना है तो आपको भी पहले की तुलना में कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और ये फोर्स कौन सा था, नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल आपको बढ़ाना पड़ेगा, मींस निरोधी विभव बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट जो है इसने एक्सप्लेन करके मुझे दिखाया कि आवृत्ति बढ़ने से निरोधी विभव क्यों बढ़ जाता है। आई होप कि ये सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमने किसके आधार पर किया, हमने वेव थ्योरी के बेसिस पर नहीं किया, हमने फोटोन थ्योरी के बेसिस पर किया। तो फोटोन थ्योरी के बेसिस पर हॉलवेस्टर लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में जो 2 पॉइंट, वैसे तो 3 मिल रहे हैं, 2 पॉइंट अब तक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तीसरा बचा है वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्या देखा था आपने, याद है आपको? थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम होती थी, जो लाइट इंसिडेंट होती थी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक निश्चित आवृत्ति से कम होती थी तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता था। तीव्रता आप कितनी भी बढ़ा दीजिए, कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता था अगर फ्रीक्वेंसी एक वैल्यू से कम है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करिए फोटोन थ्योरी से। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति धातु की देहली आवृत्ति से कम है तो कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं होता है। यह हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन देखा था और अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फोटोन थ्योरी से। तो देखिए कितना इजी है बेटा। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू। अब यहां पर क्या बोला गया है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति धातु की देहली आवृत्ति से कम है। मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम देहली आवृत्ति बोलते हैं, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से क्या कर सके, बाहर निकाल सके, उसको हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। तो अगर देहली आवृत्ति से कम होगी, थोड़ा सा सोचिएगा, अगर आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी एनर्जी भी कैसी होगी, कम। तो जो फोटॉन्स वहां से आएंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी, कम। और हो सकता है वो एनर्जी इतनी कम हो कि जब ये सरफेस पर पड़ेगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कैसी हो, कम हो। अगर धातु के कार्यफलन से कम होगी तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं आ सकता फिर तो, और यही रीजन है कि नहीं आता निकल करके। तो फोटोन थ्योरी का क्या बताना था इसके मामले में,
इसके बारे में फोटॉन थ्योरी का ये कहना था कि अगर प्रकाश, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो हर फोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगर प्रत्येक प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से भी कम हो गई है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए, कार्यफलन के बराबर। पर अब तो फोटॉन की एनर्जी कार्यफलन से भी कम हो गई, तो प्रकाश फोटॉन सरफेस पर पड़ेगा, एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन को देगा, लेकिन वो निकाल नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को। वही चीज हो रही है। नहीं समझ में आई? तो यही हम लोग लिख लेते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जब धातु की देहली आवृत्ति से कम होती है ना, तो आपतित फोटोनों की जो ऊर्जा होती है वो धातु के कार्यफलन से भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप तीव्रता कितनी भी बढ़ा दो पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। तीव्रता बढ़ाने से तो आप नंबर बढ़ा लोगे, ऊर्जा तो नहीं बढ़ा सकते ना। और आप निकाल कब सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, जब ऊर्जा बढ़ाओ उनकी तो ही निकाल पाएंगे। इस वजह से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ठीक है, ये हमने फोटॉन थ्योरी के बेसिस पर थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन किया। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। यदि आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा जो कि hν से कंट्रोल होती है, hν से दी जाती है, धातु के कार्यफलन से भी कम हो जाती है। इसी कारण धातु के पृष्ठ से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ये हमारे इस थर्ड ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन रहा। फिर से मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको कि यदि आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा जो कि hν द्वारा दी जाती है धातु के कार्यफलन से भी कम हो जाती है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं सरफेस से तो मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर। पर अब जो फोटोन आते हैं उनकी एनर्जी तो मेटल के वर्क फंक्शन से भी कम हो गई ना। और ये तो वर्क फंक्शन से तो हमने लेसन ही स्टार्ट किया था। तो अगर वर्क फंक्शन से भी एनर्जी कम हो गई है तो फिर तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। इसी कारण धातु के पृष्ठ से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। तो जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की ये घटना थी उसमें हॉलवेस और लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उस पे जो हमने 3 ऑब्जर्वेशंस किए वो सारे ऑब्जर्वेशंस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुए, जिसकी वजह से लाइट के बारे में, रेडिएशन के बारे में हमें एक नई थ्योरी सोचनी पड़ी। और वो थ्योरी कौन सी थी? फोटॉन थ्योरी। क्या फोटॉन थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई? आंसर इज यस। और अब तो हमने फोटॉन थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करके भी आपको दिखा दिया। समझ में आया? तो इस तरह से अब हम ये मानने पर मजबूर हो गए, क्या मानने पर मजबूर हो गए कि लाइट किस फॉर्म में चलती है? फोटॉन की फॉर्म में चलती है। पार्टिकल नेचर है लाइट का, पार्टिकल नेचर है, मटेरियल नेचर है लाइट का। समझ रहे हैं? अब बात ये आती है तो फिर
जो पहले आप बोला करते थे कि लाइट का नेचर वेव नेचर है, उसका क्या करें हम? क्या उसको छोड़ दें हम मानना, या अभी भी हम उसको मानते रहें? तो आंसर है कि आप अभी भी उसको क्या करेंगे? मानेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं ऐसी रहीं जिनको हमने किसकी मदद से एक्सप्लेन किया? वेव थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन किया। जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन जैसी जो लाइट की बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, उनको हमने वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया। उसके बाद एक नई घटना मिली हमको प्रकाश के लिए, रेडिएशन के लिए, जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो एक घटना अगर वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, इसका मतलब है पूरी की पूरी वेव थ्योरी गलत है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये बोल सकते हैं कि वेव थ्योरी इस घटना को एक्सप्लेन करने में असफल रही। समझ रहे हैं? लेकिन वेव थ्योरी गलत नहीं थी, क्योंकि अगर वो गलत होती तो जिन घटनाओं को उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है उनको भी ना कर पाती वो, तो है ना। बस प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर सकी वो, तो उसके लिए लाइट का नेचर हमें वेव नहीं बल्कि क्या मानना पड़ गया? पार्टिकल नेचर मानना पड़ गया, मटेरियल नेचर मानना पड़ गया। ठीक है, हमने मटेरियल नेचर मान लिया, उससे एक्सप्लेन कर भी लिया। और अब आप जानते हैं लाइट में हम क्या मानते हैं। तो लाइट का कौन सा नेचर हम लेके चला करेंगे? कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे कि लाइट का नेचर क्या है? तो आंसर है, अगर हमसे कोई पूछेगा या कभी हमारे बीच में आपस में डिस्कशन होगा तो हम ये बताएंगे कि लाइट का दोहरा नेचर है। लाइट के पास कैसा नेचर है? लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर है। मतलब जो प्रकाश होता है, जो रेडिएशन होता है, वो दोनों नेचर रखता है। उसके पास वेव नेचर भी है और उसके पास पार्टिकल नेचर, मटेरियल नेचर भी है। हम दोनों ही नेचर को नकार नहीं सकते। बस फर्क इतना है कि प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या करते समय हम वेव नेचर का इस्तेमाल करेंगे और कुछ घटनाओं की व्याख्या करते समय हम पार्टिकल नेचर, मटेरियल नेचर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप अड़ जाओ इस बात पर कि नहीं, तो फिर हम वेव नेचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बेटा प्रॉब्लम फिर वही की वही बनी रहेगी आपके सामने। क्या? कि आप प्रकाश की संपूर्ण घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाओगे। और अगर आप ये कहोगे कि तो फिर हम पार्टिकल नेचर नहीं मानेंगे, ना मानो, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो आप प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब आपको ये एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, आपको अपने दिमाग में इसकी स्वीकृति दे ही देनी चाहिए कि लाइट के एक नहीं बल्कि लाइट के कितने नेचर हैं? दो नेचर हैं। लाइट की कुछ घटनाओं की व्याख्या करते समय हम उसको कैसा मान लिया करेंगे? वेव नेचर। और लाइट की कुछ घटनाओं की व्याख्या करते समय हम उसको कैसा मान लिया करेंगे? पार्टिकल नेचर, मटेरियल नेचर। अब आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक नेचर पे आप टिके रहोगे, एक नेचर पे अड़े रहोगे, उसको पकड़ के बैठोगे, आप प्रकाश के सब गुणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। देखो ये अभी है, सब गुणों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लाइट की हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर लें सक्सेसफुली, तो उसके लिए अब अपने दिमाग में, अपने दिल में आपको एक कॉन्सेप्ट बनानी ही पड़ेगी, एक धारणा आपको बनानी ही पड़ेगी कि लाइट का एक नहीं बल्कि लाइट के कितने नेचर हैं? दो नेचर हैं। तो क्या अब आप मानने को तैयार हैं? क्योंकि अगर एक नेचर भी इनमें से आप नहीं मानते हो, आप बड़े कट्टरपंथी हो, एक नेचर भी नहीं मान रहे हो कि हम नहीं, या तो यो मानो या तो वो मानो। अगर आप एक मानोगे तो फिर बेटा सब गुणों को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और हमारे पास इसके अलावा ना, दोहरा नेचर मानने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अब तो कोई भी हमारे पास एक थ्योरी ऐसी नहीं है जो सब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे। तो मान ही लो फिर तो। अब जब रास्ता नहीं है तो मान लो कि लाइट के पास कितने प्रकार के नेचर हैं? दो नेचर हैं। अब मान गए कि नहीं मान गए? अब तो लाइट के पास कौन कौन, पहले कौन सा नेचर हम सोचते थे? वेव नेचर। पर अब हमको ये मानना पड़ा कि लाइट के पास और कौन सा नेचर आ गया है? पार्टिकल नेचर है, मटेरियल नेचर है।
ठीक है, अब आपका मन मान रहा है इसको धीरे धीरे। ओके, अब एक क्वेश्चन फिर भी लेकिन अभी बना हुआ है। अब आप जैसे कहोगे चलो अच्छा ठीक है भाई मान लिया, तो ये बताओ कि प्रकाश की कौन सी घटनाएं होंगी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम वेव नेचर का इस्तेमाल करेंगे, और प्रकाश की कौन सी घटनाएं होंगी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम पार्टिकल नेचर, मटेरियल नेचर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बोला ये क्वेश्चन सही पूछ लिया आपने, ये सही किया, पर माने कि नहीं माने आप कि दोनों नेचर हैं उसके पास। अब इस क्वेश्चन के जवाब में मैं आपको यह बताना चाहूंगा, सभी बच्चे थोड़ा गौर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि कब आप वेव नेचर इस्तेमाल करोगे और कब आप पार्टिकल नेचर इस्तेमाल करोगे। जितनी प्रकाश की जो घटनाएं, जितने एक्सपेरिमेंट किसी सरफेस से टकरा कर बनने वाले होंगे, उनमें लाइट का पार्टिकल नेचर इस्तेमाल करेंगे, पार्टिकल नेचर, मटेरियल नेचर। और लाइट की जितनी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन आपको करना हो जिनमें केवल उसके मोशन से वो घटना घटित हो रही हो, वहां पर लाइट को कैसा माना करेंगे, वेव नेचर मानेंगे। याद रहेगा? फिर से एक बार, क्या क्वेश्चन था हम सबका ये क्वेश्चन था, मान लिया कि दोनों उसके पास प्रकृति हैं, पर कब हम वेव नेचर यूज करेंगे लाइट का और कब हम पार्टिकल नेचर यूज करेंगे। तो आंसर ये आया कि अगर प्रकाश की कोई घटना ऐसी है जो लाइट के किसी सरफेस से टकराने से बन रही है, तो वहां पर लाइट का कौन सा नेचर लगाना, आप पार्टिकल नेचर लगाना, मटेरियल नेचर लगाना। लेकिन अगर लाइट की कोई गुण, लाइट का कोई कैरेक्टर, उसका कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो उसके चलने से बन रही है, मूव करने से बन रही है, तो लाइट का कौन सा नेचर लेना, वेव नेचर। जैसे व्यतिकरण था, विवर्तन था, इन सब में लाइट टकराने के बाद उसके बाद गुण नहीं दिखता था हमको। दो वेव रास्ते में चलती थी, उनके बीच सुपरपोजिशन होता था, और वो जो सुपरपोजिशन होता था उनसे हमको व्यतिकरण दिखता था, उनसे हमको विवर्तन दिखता था। टक्कर वाली कोई बात नहीं आई थी उस पर। अगर टक्कर वाली कोई बात नहीं आई तो ये दो घटनाओं की व्याख्या क्या मान कर करोगे आप कि लाइट वेव नेचर में है। समझ में आया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या हुआ, यहां लाइट आके टकराती थी, इलेक्ट्रॉन निकालती थी बाहर, यहां टक्कर से प्रभाव बन रहा है उसका लाइट का, इसलिए हम इसका कैसा नेचर मानेंगे, पार्टिकल नेचर मानेंगे। तो अब याद रहेगा सभी को। और यह भी समझ लीजिए कि लाइट जब चलती है रास्ते में तो वो किस नेचर में चलती है, वेव नेचर, और जब टकराती है जाके तो गोली जैसे टकराती है, बिल्कुल से तीर जैसे टकराती है, पार्टिकल नेचर में टकराती है। इसीलिए मैक्स प्लैंक ने बोला था कि जब टकराएगी तो उसका नेचर कैसा होगा, पार्टिकल नेचर। रास्ते में क्या है ये मुझे नहीं पता, तो रास्ते में, क्योंकि उनको बाद में कहना था कि रास्ते में कैसे चलेगी, वो वेव नेचर में चलेगी, इसलिए रास्ते का नहीं बोल रहे थे वो। समझ में आया? तो लाइट जब चलती है तो रास्ते में उसका नेचर कैसा रहता है, वेव नेचर। और अगर रास्ते में कहीं टक्कर हो गई किसी से उसकी, तो नेचर कैसे बिहेव करती है, वो पार्टिकल जैसे बिहेव करती है। कुछ बात समझ आ गई आपको? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब ये सब कुछ हमने मान लिया दैट लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के पास द्वैत प्रकृति होती है, उसके पास वेव नेचर भी है और उसके पास पार्टिकल नेचर भी आ गया। ठीक है, लाइट का जो वेव नेचर है उसका नाम क्या है, रेडिएशन। पार्टिकल वाले नेचर का नाम क्या है, फोटोन। जब लाइट ऐसे चलेगी तो उसका नाम क्या, रेडिएशन, विकिरण। और जब टकराते समय उसका नाम क्या, फोटोन। लाइट के दो नाम पड़ गए, हो सकता है। ये सब कुछ एनालिसिस किया, इस सब चीजों को देखा। एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। उनका क्या नाम था, एक दूसरे साइंटिस्ट टाइप, उनका नाम था दे ब्रॉगली, या कुछ लोग डिब्रॉय भी कहते हैं उन्हें। तो डिब्रॉय जो साइंटिस्ट थे, ये सब चीज उन्होंने देखी। क्या देखो, गौर से सुनोगे तो समझ पाओगे, बात करोगे तो फिर कहीं ना कहीं रह जाएगा, है ना। आप ध्यान से सुनो। डिब्रॉय ने देखा कि
लाइट के पास अब कितने नेचर हो चुके हैं? 2। और हम एक्सप्लेन भी कर चुके, हम प्रूव भी कर चुके। ये सब चुपचाप बैठे डेब्रॉय बढ़िया देखते रहे। और जब ये सब कुछ होने के बाद कि लाइट रेडिएशन के पास 2 नेचर है, वेव नेचर भी है और रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर, मटेरियल नेचर भी है, अब वो सामने आ गए। उन्होंने, अब जानते हो क्या कॉन्सेप्ट रखी, और उनकी बातों को आप काट भी नहीं सकेंगे। कैसे? उन्होंने बोला कि नेचर जो है, हमारी प्रकृति, हमारा जो यूनिवर्स है, ये कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है। इनफैक्ट फिर आप बोलोगे कि 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक रेडिएशन है और दूसरा मटेरियल है। दोनों ही नेचर के ही तो बच्चे हैं, दोनों से ही प्रकृति बनी हुई है, दोनों ही इस नेचर के ही बच्चे हैं। चाहे रेडिएशन को ले लीजिए आप, या आप मटेरियल को ले लीजिए, दोनों को किसने बनाया है? नेचर ने ही बनाया है। ठीक है, अगर दोनों ही नेचर के बच्चे, और नेचर की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ना, दैट नेचर लव्स सिमेट्री, प्रकृति को सममितता पसंद है। सममितता ऐसी पसंद है, जैसे पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर बाहर धूप खिली हुई है, सन निकला हुआ है, बाहर बड़ी जोर की धूप आई है, आपको अंदर बैठ के अगर सर्दी लग रही है, बाहर जाके हम दोनों लोग धूप सेंकना चाहते हैं, तो अगर हम और आप ऐसा आजू बाजू खड़े हो जाएंगे धूप में, अब आप छाया में खड़े हो जाओ तो अलग बात है, लेकिन अगर दोनों लोग धूप में खड़े हैं तो आपको क्या लगता है कि नेचर हम पे ज्यादा धूप डालेगा, आप पे कम धूप डालेगा? ऐसा करेगा क्या वो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ क्या नहीं करना जानता, उसको भेदभाव करना नहीं आता। इंसानों को आता है भेदभाव करना, आता है आपको? नहीं आता? सबको आता है भेदभाव करना, आपको आता है ना, पर नेचर को भेदभाव करना नहीं आता। इसका मतलब अभी भी आप में नेचुरल प्रॉपर्टीज नहीं है, आप एक अच्छे इंसान नहीं है अगर आपको भेदभाव करना आता है तो। समझ रहे हैं? तो नेचर को भेदभाव करना नहीं आता। वैसे ही अगर बारिश हो रही है बाहर और हम 2 लोग अगल बगल खड़े हो जाएंगे, तो जितनी बारिश हम पे होगी उतनी ही बारिश आप पर हो जाएगी। अगर एक पौधा हमने और एक पौधा आपने अगल बगल लगाया है, तो जितनी धूप, जितना पानी होगा आपके पौधे पर, उतना हमारे पौधे पर होगा। तो नेचर को क्या करना नहीं आता? भेदभाव करना नहीं आता। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अगर नेचर को पार्शियलिटी करना नहीं आता, भेदभाव करना नहीं आता, नेचर लव्स सिमेट्री, तो ये दोनों ही तो नेचर के बच्चे हैं। रेडिएशन भी नेचर का बच्चा है और मटेरियल भी नेचर का ही तो है बच्चा। अब अगर नेचर ने इसको 2 गुण दे दिए हैं, कौन कौन से? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर आपने बताया है अभी हमको, तो जरूर उसने मटेरियल को भी दोनों नेचर दिए होंगे। पार्टिकल नेचर तो हम देख ही रहे हैं, वेव नेचर भी इसने इसको दिया होगा। हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर सममितता पसंद है। और ये दोनों ही नेचर के, आप सोचिए जरा, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप 2 भाई बहन हैं, तो जितना जितना आप पर वो प्यार बरसाते हैं, उतना ही दूसरे पर भी तो बरसाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको खाने पीने की चीजें आपको ज्यादा, ये बात अलग है, छोटा बच्चा घर में जो होता है वो हमेशा थोड़ा ज्यादा दुलारा रहता है, ये बात अलग है। अदरवाइज वो सबको बराबर हिस्से का प्यार बांटेंगे। समझ रहे हैं? तो यही चीज डी ब्रोगली ने सोचा और उन्होंने ये बताया कि देखो भाई, नेचर के ही दोनों बच्चे हैं, रेडिएशन भी और मटेरियल भी। और अब आप क्या कह रहे हो कि रेडिएशन के पास कितने प्रॉपर्टी हैं, कितने नेचर हैं? 2, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो क्या आपको लगता है ऐसा? आप सोच सकते हो कि नेचर ने मटेरियल को एक ही प्रॉपर्टी दिया होगा, रेडिएशन में 2 दे दी होंगी उसने, और मटेरियल को एक ही प्रॉपर्टी दिया होगा। अब आप क्या बोलोगे? आंसर है नहीं, हम तो ये नहीं सोच सकते। हम तो क्या सोचेंगे तो फिर कि नेचर ने मटेरियल को भी दोनों प्रॉपर्टी दिया होगा। बस फर्क इतना है कि हमको इसका एक ही नेचर दिखता ही है मटेरियल का। कौन सा? पार्टिकल नेचर। हमको उसका वेव नेचर नहीं दिखता, लेकिन होना चाहिए मटेरियल के पास
वेव नेचर होना चाहिए। तो डी ब्रॉय ने ये उनका मानना था, ये उनकी सोच थी। इसके लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। देखो, इसके लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। इसीलिए हम इसको बोलते हैं दी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? वो कहानियां होती हैं, वो सोची गई चीजें होती हैं जिनका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। इन्हें हिंदी में परिकल्पनाएं कहते हैं। तो ये डी ब्रॉगली की क्या थी? परिकल्पना थी कि जरूर मटेरियल के पास भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। उसके पास पार्टिकल नेचर है, ये हम सोच रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसके पास कौन सा नेचर भी जरूर होना चाहिए, वेव नेचर भी होना चाहिए। अब अगर वेव नेचर होना चाहिए तो उन्होंने बताया कि अगर आप एक पार्टिकल को अगर आप ऐसा थ्रो करेंगे, आप फेंकेंगे पार्टिकल या मटेरियल में, अब हम किसको लेते? उनके सामने ये भी तो प्रॉब्लम थी ना कि पार्टिकल मटेरियल में किसको ले? हम फुटबॉल को ले, इतना बड़ा गोला ले ले, क्या ले? हम छोटा सा कंकड़ ले लें, पत्थर ले लें, क्या ले लें? तो उन्होंने बोला दुनिया का कोई चीज मत लो। इस दुनिया में मटेरियल को प्रदर्शित करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो तुम। अब समझ रहे हैं? द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मटेरियल इज इलेक्ट्रॉन। ना आप कंकड़ लो, ना पत्थर लो, ना फुटबॉल लो, ना इतना बड़ा गोला बनाओ, कुछ मत करो। मटेरियल को रिप्रेजेंट करने का सबसे छोटा कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन को लेकर पूरी चर्चा करो। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लेकर पूरा हाइपोथेसिस बनाया अपना, इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो इलेक्ट्रॉन को ही लेकर क्यों बनाया था? पता लगा अब आपको? नहीं पता लगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहते थे? वो आपको दिखाना चाहते थे कि जो आप ये मानते हो ना कि मटेरियल के पास कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। तो ऐसा नहीं है, उसके पास वेव नेचर भी है। वो ये शो करना चाहते थे आपको। और उसके लिए वो कौन सा मटेरियल लेते, कौन सा पार्टिकल लेते? कोई कहता तुम लोहा लो, तो कोई कहता स्टील ले लो, कोई कहता ये ले लो, वो ले लो। उन्होंने बोला सब छोड़ो, मटेरियल को प्रदर्शित करने का सबसे छोटा कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो हम पूरा का पूरा वर्क, पूरे की पूरी अपनी जो हाइपोथेसिस है वो किस पर बनाएंगे? हम इलेक्ट्रॉन पर बनाएंगे। अब तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर हाइपोथेसिस बनाई। उनका कहना यह था कि अगर इलेक्ट्रॉन को आप ऐसा फेंक दोगे या इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन मटेरियल है, मटेरियल पार्टिकल है, लेकिन जब वो चलेगा ना तो ऐसा गोली जैसा नहीं चलेगा, ऐसा पार्टिकल जैसा नहीं चलेगा। वो जब चलेगा तो ऐसा वेव जैसा चलेगा, ऐसे तरंग के जैसे चलेगा। टक्कर करेगा तो भले गोली जैसा टकराएगा, लेकिन जब रास्ते में चलेगा तो वो कैसे चलेगा? ऐसा वेव जैसे चलेगा। समझ में आई बात आपको? ये उन्होंने बताया। और न सिर्फ इतना ही बताया, और भी बातें। जैसे उनका ये कहना था, एक्चुअली उन्होंने क्या बोला? एक्चुअली उन्होंने ये बताया कि अगर कोई पार्टिकल जब आप ऐसा फेंक देते हैं, वो जब जैसे ही चलना शुरू करता है, जैसे ही पार्टिकल में वेलोसिटी डेवलप होती है, चलना शुरू करता है, उसके चारों तरफ तरंगों का एक पैकेट, तरंगों का एक बंडल उस पार्टिकल से अटैच हो जाता है। कोई भी पार्टिकल हो, आप एक बॉल लीजिए, बॉल को आप ऐसा थ्रो कर दीजिए, जैसे ही आपके हाथ से छूटेगा वो चलना शुरू करेगा। उस बॉल के चारों तरफ बहुत सारी वेव्स का, एक नहीं बहुत सारी वेव का एक गुच्छा, एक ग्रुप हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स, बहुत सारी तरंगों का एक गुच्छा उससे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, संबद्ध हो जाएगा, उसको घेर लेगा, आप यूं कह सकते हैं। अब वो पार्टिकल जैसे जैसे जाएगा ना, अब जैसे ही आपके हाथ से वो छूटा पार्टिकल, तरंगों का एक गुच्छे उसको क्या कर लिया? अपने अंदर घेर लिया। अब ये वेव्स का जो ये ग्रुप है ना, ये उस पार्टिकल, ये चलेगा ऐसे आगे आगे, और उसके भीतर पार्टिकल कहीं पर होगा, उसके अंदर पार्टिकल कहीं पर होगा, और ये वेव्स अब उसकी मोशन को क्या करेंगी? कंट्रोल करेंगी, नियंत्रित करेंगी। ये वाली कुछ बात समझ में आई डी ब्रॉगली की? फिर से एक बार सुन लीजिए कि जैसे ही आप किसी पार्टिकल को, मटेरियल को आप ऐसा फेंकेंगे, जैसे ही वो आपके हाथ से छूटेगा,
गति करना शुरू करेगा, तुरंत उसके चारों तरफ तरंगों का एक पैकेट, एक बंडल उससे संबद्ध हो जाएगा। उसके आगे यहां तक आपने उसकी गति को कंट्रोल किया, आपके हाथ से जैसे छूटेगा उसके बाद वो तरंग अटैच हो जाएगी और वो तरंग उसके मोशन को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। अब ये जैसा चाहेगी उसको वैसा चलाएगी। तो ये कैसे चलाएगी, ये वेव नेचर में चलाती है। उसमें कितनी वेव्स रहती हैं, बहुत सारी वेव्स होती हैं। वेव्स का पूरा एक बंडल रहता है, वेव्स का पूरा एक गुच्छा रहता है, उसका पूरा एक ग्रुप रहता है वेव्स का। समझ रहे हैं? ये वेव का नाम उन्होंने रखा द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे, मैटर वेव्स इनको बोला गया। मैं छोटी सी चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूं। इसके पहले भी आप दो तरह की वेव्स पढ़ चुके हो। कौन कौन सी? क्लास 11th में आपने पढ़ी थी मटेरियल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स आपने पढ़ी थी, साउंड वेव्स, यांत्रिक तरंगे जिनको कहा जाता था। दूसरी आपने क्लास 12th में पढ़ी है विद्युत चुंबकीय तरंगे, पढ़ी है। तो अब हम ये सोचने लगे कि जी डी ब्रोगली ने बताया कि ये एक वेव बन जाती है, ये वेव इन दोनों में से किस प्रकार की है? क्या ये यांत्रिक तरंगे हैं, मटेरियल वेव्स, या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे? तो उनका ये बताना था कि आंसर है ना तो ये यांत्रिक तरंगे हैं और ना ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये तरंगे तीसरे प्रकार की अब तरंगे हैं। क्यों तीसरे प्रकार की हैं? क्योंकि ये दोनों से भिन्न है। किस तरह से भिन्न है, अब थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। दोनों से इस तरह से भिन्न है, साउंड वेव्स जब चलती हैं, यांत्रिक तरंगें जब चलती हैं, मैकेनिकल वेव्स जब चलती हैं, मटेरियल वेव्स जब चलती हैं, तो उनमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी और मोमेंटम जाता है। सॉरी, उनमें एक जगह से दूसरी जगह तक माध्यम के कण नहीं जाते। आप याद करिए, तरंग गति का लेशन जब पढ़ा था तो उसमें परिभाषा आपने पढ़ी थी कि किसी पदार्थिक माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ता है, पर माध्यम का कोई भी कण अपना स्थान नहीं छोड़ता। याद आया? उसमें मटेरियल का पार्टिकल कोई नहीं चलता था, पूरा मटेरियल अपनी जगह पर रह के वाइब्रेट करता था। अनुप्रस्थ तरंगे होती थी तो ऊपर नीचे वाइब्रेशन होते थे, अनुदैर्ध्य तरंगे होती थी तो तरंग संचरण की दिशा में वाइब्रेशन चलते थे उनके। लेकिन कौन चलता था एक जगह से दूसरी जगह तक? केवल ऊर्जा और संवेग चलता था, पदार्थ नहीं जाता था यहां से वहां चल करके। याद होगा अगर आपने थोड़ा सा भी इसको स्टडी किया होगा तो। ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। दूसरी कौन सी तरंगे हमने पढ़ी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत ही नहीं थी, और इनमें अगर एक जगह से दूसरी जगह तक कोई जाता था तो वो कौन था? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जाता था। ठीक है, ये जो तरंगे हैं इसमें कौन जाता है? आंसर है इसमें तो पूरा मैटर ही चला जाता है। जो पत्थर, जो कंकड़, जो इलेक्ट्रॉन आप फेंक दोगे ना, पूरा मटेरियल ही चला जा रहा है इसके साथ। तो कुछ समझ में आया? तो ये थर्ड टाइप की वेव है, ये तीसरे प्रकार की तरंगे हैं और इनका उन्होंने नाम क्या रखा? मैटर वेव्स। देखो, पहले प्रकार की तरंगे जिनमें माध्यम के कण नहीं चलते, एक जगह से दूसरी जगह तक केवल कौन जाता है? ऊर्जा और संवेग। माध्यम के कण अपनी जगह पर रहकर केवल वाइब्रेट करते हैं, उनका नाम यांत्रिक तरंगे, मैटेरियल वेव्स। ध्यान रहेगा आपको। दूसरे, उनको माध्यम की जरूरत है चलने के लिए। दूसरे प्रकार की वेव्स कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसमें चलता कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये तीसरे प्रकार की वेव है। उनमें से दोनों में से किसी से भी इसके गुण मैच नहीं करते। इसमें ना पूरा का पूरा पदार्थ ही भागता है। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हमने फेंका तो पूरा मटेरियल जा रहा है इसके साथ में। इनका हमने नाम रखा मैटर वेव्स, हिंदी में द्रव्य तरंगे। और क्योंकि इनकी हाइपोथेसिस किसने दी थी? दे ब्रोगली ने, इसलिए हम चाहें तो इनको दे ब्रोगली तरंगे भी कह सकते हैं। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, तो दे ब्रोगली तरंगे किसको कहा जाएगा? आंसर है, जैसे ही एक पार्टिकल गति करता है उसके चारों तरफ वेव्स का एक बंडल, उससे एक पैकेट, एक उससे गुच्छा अटैच हो जाता है।
और उसके आगे उस पार्टिकल की गति को वो वेव्स कंट्रोल करती हैं। पार्टिकल कहां होता है? आंसर है वेव्स के बीच में कहीं पर होगा, उसके बीच में, उसके अंदर ही कहीं रहता है। वो दिखेंगी नहीं आपको, लेकिन ऐसा होगा। और एक चीज समझिए, जब इतनी सारी वेव्स उससे अटैच हो जाएंगी, उन सारी वेव्स की अपनी अपनी क्या होगी? तरंग दैर्ध्य, क्योंकि तरंग में गुण होता है तरंग दैर्ध्य। तो इतनी सारी वेव्स का क्या होगा? एक सबकी अपनी अपनी क्या होगी? वेवलेंथ, लैम्डा जिसको आप बोलते हैं। अब बहुत सारी वेव्स है तो बहुत सारे लैम्डा है, समझ रहे? उन बहुत सारे लैम्डा का, उनमें एक वेव ऐसी भी होगी, बहुत सारी वेव्स में एक वेव ऐसी भी होगी जिसका लैम्डा, इन सब के लैम्डा का क्या होगा? एवरेज। फिर से पार्टिकल चला तो कितनी वेव्स उससे अटैच हो गई? मैनी, बहुत सारी वेव्स। सब वेव्स का अपना अपना क्या है? लैम्डा है। लेकिन उन सब वेव्स के लैम्डा का एक एवरेज भी उसमें रहता है, औसत तरंग दैर्ध्य। वो जो एवरेज होगा ना, उसको हम बोलते हैं डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। और उनका ये कहना था कि पार्टिकल किस रूप में चलेगा? वेव फॉर्म में चलेगा। तो उस पार्टिकल अगर तरंग के रूप में चलेगा तो तरंग की तो तरंग दैर्ध्य होती है, तो पार्टिकल की भी क्या होगी? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का सूत्र भी उन्होंने बताया कि क्या होता है। लेकिन उसके चारों तरफ जो अटैच हो जाएंगी वेव्स, उन वेव्स का नाम क्या रखा उन्होंने? द्रव्य तरंगे। अभी नाम आपको कंफ्यूजन कर रहा है मुझे लगता है, क्लियर है? साउंड वेव्स, जिनको माध्यम चाहिए पर माध्यम चलेगा नहीं, केवल ऊर्जा और संवेग चलेगा। नाम बताइए? यांत्रिक तरंगे, मैटेरियल वेव्स, ठीक है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट करेंगे। नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या ये जो नई प्रकार की वेव्स जिसके बारे में डिब्रॉय चर्चा कर रहे थे, क्या उन्हीं दो में से किसी एक प्रकार की है क्या? आंसर है नहीं, ये एक थर्ड टाइप की वेव है, क्योंकि इनमें पूरा का पूरा मटेरियल ही चलता है साथ में। समझ आ गया अब आपको? इन वेव्स का नाम क्या रखा गया? द्रव्य तरंगे। याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है द्रव्य तरंगों को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैटर वेव्स इनको कहते हैं। उनको क्या बोलेंगे? सबसे पहली वाली को मैटेरियल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे। और इनको क्या बोलेंगे? मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे। अब तीनों तरंगे अलग अलग क्लियर हुई आपके माइंड में? नहीं समझ में आया? आ गया ना? अच्छा, ये कुछ हमने लिख दिया है, उसी के बारे में तो पढ़ लेते हैं, ठीक है? जो हमने बताया बस वही लिख दिया मैंने यहाँ। और आप ना ये देखो, मैंने इसमें नहीं लिखा है, इसमें हमको लिख देना चाहिए दी ब्रोगली परिकल्पना। मतलब ये किसकी परिकल्पना थी? दी ब्रोगली की परिकल्पना है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और अब हम बात क्या कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैटर होता है उसके पास भी वेव नेचर होगा। हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने हेडिंग डाली है वेव नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की तरंग प्रकृति। अब यहां से चल पड़ा तो ये स्टार्ट किसने किया कि मटेरियल के पास भी वेव नेचर होना चाहिए? दे ब्रोगली ने शुरुआत की इसकी। क्या बताया? प्रकृति सदैव क्या करता है? सममितता पसंद करता है, उसको भेदभाव करना पसंद नहीं है, लेकिन आप करते हो। और ये चीज किसको पसंद नहीं है? नेचर को पसंद नहीं है, समझ लीजिए। अब आगे की बात, ये तो मैंने एक मेन पॉइंट बता दिया कि नेचर को क्या पसंद है। नेचर को सममितता पसंद है, उसको पार्शियलिटी पसंद नहीं है। अब इसको छोड़ देते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड दो ही चीजों से बना हुआ है, विकिरण रेडिएशन, और दूसरा क्या है? पदार्थ मैटर। अब यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, कैसे मालूम? पिछले कुछ दिनों से वही तो कर रहे हैं, आज पूरा कर पाए। अब यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है तो आवश्यक रूप से पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होनी ही चाहिए, द्वैत प्रकृति होनी ही चाहिए। अर्थात जब भी पदार्थ गति करेगा, मटेरियल गति करेगा, उसे तरंग प्रकृति
प्रदर्शित करना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मटेरियल चलेगा तो वो गोली जैसे जाएगा, सीधा नहीं हो सकता। इस प्रकार दे ब्रोगली ने एक तीसरे प्रकार की तरंग की परिकल्पना बताई। इस तरह से उन्होंने बताया कि पार्टिकल चलेगा तो उसके साथ अटैच हो जाएगा वेव्स का एक ग्रुप। तीसरे प्रकार की तरंग की परिकल्पना बताई जिसे क्या कहा गया, द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रोगली तरंग कहा जाता है। समझ आ गया अभी आपको? अब दे ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगों की परिभाषा क्या होगी उसके बारे में यहां लिखा गया, देखो विद इन द कोट्स मैं बना देता हूं इसको। जब कभी एक पदार्थिक कण गति करता है तो उसके चारों ओर तरंगों का एक पैकेट बंडल उसे घेर लेता है, उसे घेर लेता है। मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा था कि सबको ये चीज समझ में आ जाए। उसे घेर लेता है अर्थात उससे संबद्ध हो जाता है, अटैच हो जाता है। उस कण की गति को ये तरंगे ही क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। इन तरंगों को ही क्या बोला जाता है, द्रव्य तरंगे कहा जाता है। यही तो हम आपको बताए। अभी नहीं समझ में आई बात? अच्छा, आपको अब फिर से वही क्वेश्चन आए ना कि अगर अब तो आपको अच्छा, ये किसी को ऑब्जेक्शन है कि नहीं, पार्टिकल नहीं चल सकता वेव नेचर में, है किसी को ऑब्जेक्शन? किसी को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो दे ब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस रखी, जो चीज बताई ना, उसके आगे तो सबको मानना पड़ गया क्योंकि वो सच है। तो ऐसा होना चाहिए, भले हमारे पास इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा होना जरूर चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसा होगा तो पार्टिकल कैसे चलेगा? आंसर है पार्टिकल जब चलेगा तो क्योंकि वेव का कंट्रोल है उस पर, तो वो वेव जैसा चलेगा पार्टिकल, ऐसे। अगर ऐसा चलेगा, ऐसा चल के ऐसा आएगा, तो उसकी कुछ क्या होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य। तो उसकी तरंग दैर्ध्य की उन्होंने बात करी, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। अभी जगह नहीं है, कहां लिखें, आप इसे नोट करिए, फिर लिखते हैं हम। ठीक है, अब हम बात किस पर कर रहे हैं, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। जो पार्टिकल ऐसे चल रहा है वेव फॉर्म में, उसकी कोई वेवलेंथ होगी ना, कितनी वेवलेंथ होगी। तो वही लिखा, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य, जिसे आप दूसरा नाम क्या रखते हैं, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। उन्होंने इसके लिए ना, इन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत नहीं की। देखो, उन्होंने बोला कि आप किसकी तरंग दैर्ध्य निकालना चाहते हैं। आंसर है जो वेव पार्टिकल से अटैच है उसकी तरंग दैर्ध्य पाना चाहते हो ना। तो उन्होंने बोला कि बड़ी मेहनत करके लाइट का आपने पार्टिकल बनाया था कि नहीं बनाया था। लाइट के पार्टिकल का क्या नाम था, फोटोन। तो उन्होंने ये बताया कि अगर बड़ी मेहनत करके आपने लाइट का फोटोन बनाया है, लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर माना है, और उस पार्टिकल की वेवलेंथ आपने बताई है कितनी होती है, h/p। कल आपने फॉर्मूला लिखा था संवेग P बराबर h/λ, याद आ रहा है किसी को? आपने फॉर्मूला संवेग का लिखा था P = h/λ। ये फॉर्मूला किसके लिए था बता सकते हैं आप मुझे? ये फॉर्मूला है प्रकाश फोटोन के संवेग का सूत्र। समझ आया? अब प्रकाश फोटोन को क्या माना गया है, पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन भी यहां पर क्या है, पार्टिकल। तो उन्होंने बोला जब प्रकाश फोटोन भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत है आपको। आप वही वाला फॉर्मूला यूज करो ना जो लाइट की पार्टिकल के लिए यूज कर रहे हो। तो उन्होंने यही वाला फॉर्मूला यूज किया और लैम्डा की वैल्यू निकाल के बता दी, h/p। लैम्डा = h/p। समझ में आया? सो ही डिड नथिंग फॉर द वेवलेंथ। मैटर वेव की वेवलेंथ के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिंपल लॉजिक लगाया और बोला कि लाइट के फोटोन, जिसे आप क्या माना है आपने, पार्टिकल, मटेरियल माना हुआ है आपने, उसकी वेवलेंथ का सूत्र तो बनाया है आपने ना। और यहां इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल, मटेरियल। तो इसकी वेवलेंथ के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करो जो वहां उसके लिए लगाया है आपने। तो लैम्डा = h/p। बस यहां पर P का मान कैसे निकाला जाएगा, संवेग की वैल्यू। संवेग के लिए उन्होंने बताया कि P का मान, अब आप देखो संवेग के कितने फॉर्मूले बनाए हैं अब तक आपने, 2। एक फॉर्मूला बनाया है आपने पदार्थ के लिए बना था और एक रेडिएशन के लिए बना था।
पदार्थ के लिए संवेग का फॉर्मूला क्या बना था? m इंटू वी। और रेडिएशन के लिए संवेग का फॉर्मूला क्या बना था? एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। यहां पर कौन सा लगाना चाहिए? एनर्जी अपॉन वेलोसिटी लगानी चाहिए या मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी लगाना चाहिए? तो आंसर है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रेडिएशन है कि मटेरियल है? मटेरियल है, इसलिए इसके संवेग का सूत्र कौन सा लगाओ आप जो मटेरियल के लिए बना है? तो मटेरियल के लिए क्या बना हुआ है? m इंटू वी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो इसके लिए। समझ आ रहा है? और जब रेडिएशन फोटोन की चर्चा हो, फोटोन की जब चर्चा चलेगी तो संवेग के लिए आप एनर्जी अपॉन वेलोसिटी से निकालना। कुछ बात समझ में आ रही है? फॉर मटेरियल मोमेंटम के लिए क्या यूज होगा? मोमेंटम के लिए m इंटू वी यूज होगा। फॉर रेडिएशन के मोमेंटम संवेग के लिए क्या यूज होगा? हाँ, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। तो ये चीज उन्होंने बताई कि इसको याद रखिएगा थोड़ा सा बस, कि अगर हम फोटोन की बात करें तो क्योंकि फोटोन रेडिएशन में आता है, इसलिए उसके मोमेंटम अगर कभी निकालना पड़े एनर्जी अपॉन वेलोसिटी से निकालना। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के लिए m इंटू वी लगाना। अब यहां पर जो दे ब्रोगली तरंग थी या जो द्रव्य तरंगी थी, ये तो मैटर वेव ही है, इसमें तो मैटर ही वेव फॉर्म में मूव करता है। ऐसे अगर मैटर ही वेव फॉर्म में मूव करता है तो लैम्डा के लिए h अपॉन पी जो सूत्र लिया उसमें p के स्थान पर मैटर वाला सूत्र लगाएंगे m इंटू वी। ठीक है? जैसे आपने एक बॉल हाथ में लिया, उसका कुछ द्रव्यमान है, उसको आपने फेंक दिया। h की अपनी कोई वैल्यू होती है, आपको बताई गई है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अगर आपने बॉल फेंका है तो बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान यहां रख लीजिए। आपने अगर बॉल को फेंका है तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, वो वेग यहां रख दीजिए। आप सॉल्व कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जो गेंद हमने फेंकी है उसका लैम्डा कितना है। कुछ बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये लैम्डा आपको मिल जाएगा। अब आप ये सोचोगे, सुन तो लोगे हमारी बात, पर आप सोचते रह जाओगे कि क्या इसका मतलब जब हम बॉल फेंकेंगे तो बॉल ऐसे ऐसे चलती है? हमें तो नहीं दिखी आज तक। आपको दिखी कभी है सब वेव में चलते हुए? हमको तो कैसी जाती हुई दिखी? सीधा स्ट्रेट जाती हुई दिखी। तो इसलिए क्योंकि इनकी जो वेव लेंथ होती है ना बहुत कम होती है। कैसे बहुत कम होती है? आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा दिखाता हूं। h का मान आप समझते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 ऊपर लिखा है। बॉल का द्रव्यमान कितना होगा? 200 ग्राम, 250 ग्राम। समझ रहे हैं? वेलोसिटी कितनी स्पीड में आप फेंक दोगे उसको? बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं फेंक दोगे, लेकिन ऊपर नंबर जो बैठा है ना, इसकी ही वैल्यू इतनी छोटी है कि जब हम इसमें सारी वैल्यूज लिख के कैलकुलेट करते हैं ना तो वेवलेंथ कैसी आती है? बहुत छोटी वेवलेंथ आती है। देखो, अगर वेव ऐसे चलेगी तो वेवलेंथ कैसी है? बड़ी। यहां पर एक चक्कर होता है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल ऐसे चलेगा तो उसकी वेवलेंथ कैसी है? बहुत छोटी। तो हम जो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, बॉल, पत्थर, कंकड़, गिट्टी जो भी हम फेंकते हैं ना, उसकी वेवलेंथ कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। इतनी छोटी होती है कि ये हमको इससे भी छोटी हो जाती है। जैसे हमने बना लिया ना, इससे भी छोटी हो जाती है। तो ये इतनी छोटी हो जाती है कि ये ऐसे से ऐसा चल रही ना, हमको दिखता भी नहीं है। और यही रीजन है कि आपको नहीं दिखती वो ऐसे चलते हुए, पर चलती है वेव फॉर्म में। वो समझ में आया? उन्होंने इसका और फॉर्मूला बनाया, पर अब उस फॉर्मूले को हम लोग अगली क्लास पर बनाएंगे। और देखो, इसका एक्सपेरिमेंट भी करना जरूरी। ये तो अभी सब क्या पढ़ रहे हैं आप? ये तो सब हाइपोथेसिस है, अभी सब परिकल्पना है। लेकिन किसी की बात आप क्यों ऐसे मान लेंगे? उसके लिए लैब में क्या होना चाहिए? एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए अभी लैब में क्या हुआ?
एक एक्सपेरिमेंट, वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में, देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे और भी पढ़ाई के लिए। ओके, थैंक यू।